पिछली क्लास में हमने जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इनका उद्गम स्थल, सहायक नदियां और डेल्टा, तो इन सभी की हमने जानकारी पिछली क्लास में ली थी। अगर आपने वह वीडियो मिस किया है तो पहले पिछला वाला जाके वीडियो देख लीजिए, ताकि आज की जो क्लास में लेंगी वह आज मैं क्लास लेने वाली हूँ बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो जितनी भी मैं नदियाँ पढ़ाऊंगी, मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली टोटल नदियों को बताऊंगी। तो मैं आज उसमें जो मैंने पिछली क्लास में बताया था, मतलब 4 महान नदियों की जो सहायक नदियाँ हैं, आज मैं उनका जिक्र यहाँ पे नहीं करूंगी। यहाँ पे सिर्फ जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी है तो सीक्वेंस वाइज जो वही चलेगी, उसकी सहायक नदियों को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि अगर मैं इतना डीपली जाती हूँ तो फिर मतलब ही क्या रहा अलग से बताने का। इसलिए आज एक साथ में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली टोटल नदियाँ लेंगे। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके वो देख लीजिए, अगर पहले भी नहीं तो बाद में देख लेना, क्योंकि यहाँ पे जो बताने वाली हूँ वो सीक्वेंस से बताऊंगी, वहाँ पे मैं डीपली बता चुकी हूँ, तो वो वीडियो जरूर देख लेना। तो हम स्टार्ट करते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में सबसे पहले आती है दामोदर, सबसे पहले आती है दामोदर। दामोदर नदी का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर। दामोदर नदी 3 राज्यों में प्रभावित होती है। झारखंड के रांची के समीप से निकलती है, पश्चिमी बंगाल में जाती है, पश्चिमी बंगाल के बाद में उड़ीसा में जाके बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती है या बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो दामोदर नदी की जो सहायक नदी है वह है हुगली। हुगली नदी गंगा की जो डेल्टा बनाने से पहले या बंगाल की बांग्लादेश में सम्मिलित होने से पहले एक धारा अलग होती है, वो गंगा नदी की एक धारा अलग होती है, तो वही आके दामोदर में मिलती है और दामोदर और हुगली मिलके अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराते हैं। उसके बाद में आती है दामोदर के बाद में आएगी स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा नदी भी छोटा नागपुर के बिहार से निकलती है। यह 2 राज्यों में प्रभावित होती है, झारखंड और उड़ीसा। स्वर्ण रेखा नदी में कोई जीव नहीं पाया जाता। जमशेदपुर इसी नदी के मुहाने पे स्थित है, जमशेदपुर, और इसे जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। इसके बाद आती है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी 2 शाखाओं से मिलकर बनी है, 2 शाखाओं से मिलकर बनी है, दक्षिणी कोयल, दक्षिणी कोयल और शंख, 2 शाखाओं से ब्राह्मणी नदी का निर्माण हुआ है। ब्राह्मणी नदी भी छोटा नागपुर के पठार से ही निकलती है। छोटा नागपुर के पठार झारखंड से निकलने के बाद में उड़ीसा में अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। ब्राह्मणी की सहायक नदी है वैतरणी। ब्राह्मणी की सहायक नदी है वैतरणी। ब्राह्मणी और मतलब ये 2 शाखाओं से मिलकर तो बनी है। ब्राह्मणी नदी का निर्माण हुआ 2 शाखाओं से, शंख और दक्षिणी कोयल। आगे इसमें जो इसकी सहायक नदी है, ब्राह्मणी की सहायक नदी है वैतरणी। तो वैतरणी और ब्राह्मणी मिलके अपना जल कहाँ पे गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद आती है महानदी। महानदी का उद्गम स्थल है दंडकारण्य। दंडकारण्य का पठार महानदी का उद्गम स्थल है। यह छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दो राज्यों में प्रभावित होती है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। उड़ीसा में ही यह अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। इसकी सहायक जो महानदी की सहायक नदियां हैं, मैं पहले बता चुकी हूँ कि महानदी की सहायक नदियों को मैं महानदी और गोदावरी की एक क्लास ली है। सहायक नदियां और उनका उद्गम स्थल डिटेल से पूरी जानकारी है और एग्जाम में इनकी सहायक नदियों से क्वेश्चन भी बनते हैं, तो आप पिछले वाला वीडियो जाके देख सकते हो। महानदी के बाद में आती है गोदावरी। गोदावरी का उद्गम स्थल है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर जो कि महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से इसका उद्गम स्थल है। महाराष्ट्र के बाद में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में तेलंगाना, तेलंगाना के बाद में आंध्र प्रदेश। 4 राज्यों में गोदावरी नदी प्रभावित होती है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। गोदावरी के बाद में आती है कृष्णा। कृष्णा का उद्गम स्थल है त्र्यंबकेश्वर। महाराष्ट्र, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है और यह है कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। 4 राज्यों में प्रभावित होती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। कृष्णा नदी के बाद में आती है पेन्नेरू। पेन्नेरू कर्नाटक से निकलती है, कर्नाटक के बाद में आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो उद्गम स्थल है कर्नाटक और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। कृष्णा नदी और गोदावरी नदी का जो डेल्टा है, डेल्टाई प्रदेश है। कृष्णा नदी और गोदावरी के डेल्टाई प्रदेश में कोलेरू झील स्थित है। कोलेरू झील स्थित है। पेन्नेरू नदी के बाद में आती है कावेरी। कावेरी कर्नाटक से निकलती है, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है। या पुष्पगिरी या तालकवर। एग्जाम में जो भी पूछे उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। ब्रह्मगिरी, पुष्पगिरी और तालकवर सभी से मतलब ये एक ही स्थान का नाम है। यहाँ पे एक ही जो पहाड़ी है उसको बोला जाता है तालकवर, पुष्पगिरी और ब्रह्मगिरी। तो आप कावेरी नदी का उद्गम स्थल याद रखना। एग्जाम में कोई भी मतलब कहाँ से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ब्रह्मगिरी से भी, पुष्पगिरी से भी और तालकवर से भी। तो कर्नाटक से निकलती है और तमिलनाडु में जाके अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। कावेरी नदी के लिए कहा जाता है कि ये दक्षिणी भारत की एकमात्र नदी है जिसमें वर्ष भर पानी रहता है, मतलब यह वर्ष भर बहती रहती है। एकमात्र दक्षिणी भारत की नदी है, बाकी सब मानसून पे निर्भर है। कावेरी नदी के बाद में आती है वेगई। वेगई ओनली तमिलनाडु से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ओनली कहां पर प्रभावित होती है? तमिलनाडु में। कावेरी का ध्यान रखना, कावेरी कर्नाटक और आंध्र मतलब कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में प्रभावित होती है। इसका विशेष ध्यान रखना, ये 2 राज्यों में ही प्रभावित होती है। केरल में इसका मतलब केरल में यह कहीं से भी टच नहीं करती। तो केरल ना कर्नाटक है, कर्नाटक और तमिलनाडु। गोदावरी नदी दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी नदी है।
दक्षिणी भारत की जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं उनका सीक्वेंस है। और ये जो इम्पोर्टेंट थी, जितनी भी इम्पोर्टेंट थी यूपीएससी के लेवल तक का है ये। यूपीएससी में जितना यूपीएससी में आता है उसी के अकॉर्डिंग है। तो सीक्वेंस वाइज सारी नदियां हैं। सबसे पहले है दामोदर। दामोदर की सहायक नदी है हुगली। उद्गम स्थल है छोटा नागपुर का पठार। फिर है स्वर्णरेखा। उद्गम स्थल है छोटा नागपुर का पठार। स्वर्णरेखा दो राज्यों में प्रवाहित होती है, झारखंड और उड़ीसा। फिर आती है ब्राह्मणी जो दो धाराओं से मिलकर बनी है। दो धाराएं हैं दक्षिणी कोयल और संगीत। दक्षिणी कोयल और संगीत। उद्गम स्थल है वही छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार से तीन नदियों का उद्गम स्थल है दामोदर, स्वर्णरेखा और ब्राह्मणी। ब्राह्मणी नदी की ही सहायक नदी है वैतरणी। वैतरणी और ब्राह्मणी मिलकर अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। उसके बाद में आती है महानदी। महानदी दो राज्यों में प्रभावित होती है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। इसका महानदी का उद्गम स्थल है दंडकारण्य। महानदी के बाद में आती है गोदावरी। गोदावरी का उद्गम स्थल है महाबलेश्वर। गोदावरी नदी महाराष्ट्र से निकलती है और महाराष्ट्र के बाद में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में तेलंगाना और तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश में जाके अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा इसमें आता है। उसके बाद में आती है कृष्णा। कृष्णा चार राज्यों में प्रभावित होती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इसका उद्गम स्थल है, मतलब ये इसका जो कृष्णा नदी है उसका उद्गम स्थल है त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। कृष्णा के बाद में आती है पेन्नेरू। पेन्नेरू दो राज्यों में प्रभावित होती है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। उसके बाद पेन्नेरू के बाद में आती है कावेरी। कावेरी भी दो राज्यों में प्रभावित होती है, कर्नाटक और तमिलनाडु। कावेरी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी, पुष्पगिरी या तालकवर। कावेरी के बाद में आती है वैगई जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली दक्षिणी भारत की सबसे लास्ट की नदी है। और जहां तक क्वेश्चन बनता है तो सीक्वेंस वाइज पूछते हैं। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। बीच में जो पेन्नेरू है वह मतलब दिमाग में नहीं आता कि पेन्नेरू भी हो सकती है, डायरेक्ट हमारे आता है कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो पेन्नेरू को याद रखना, विशेषतः याद रखना कि कृष्णा और कावेरी के मध्य में पेन्नेरू नदी आती है। तो इस प्रकार से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली संपूर्ण नदियां हैं। आप सारी नदियों को रिवाइज कर लेना ताकि एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो सके। तो अगली क्लास में हम जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट की जितनी भी नदियां हैं या फिर अरब सागर में गिरने वाली जितनी भी नदियां हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम कृष्णा नदी और सबसे पहले हम नर्मदा और तापी नदी को देख लेंगे क्योंकि उनका उद्गम स्थल है और जितनी भी सहायक नदियां हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो पहले तापी और नर्मदा की सहायक नदियों को देख लेंगे। उसके बाद में जैसे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का हमने क्रम वाइज देखा, उसी प्रकार से जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं उनका क्रम देख लेंगे। तो मुझे आशा है कि आप इनको याद करेंगे और अगर लाइव क्लास होती तो अलग ही बात होती, कुछ मैं आपसे पूछती और कुछ आप डाउट क्लियर भी कर लेते। ज्यादा मतलब यहीं पे और भी ज्यादा मैं समझाने की मतलब आपको यहीं पे याद करवाने की कोशिश करती। अभी तो पता नहीं आप समझ पाए या नहीं समझ पाए मैं जितना बता रही हूँ। तो आई होप आप समझ ही रहे होंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।